आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको जानना है कि आप कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं उपयोगिता बिल की प्रति, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गैर दर्ज दस्तावेज मानता है। इसकी लागत क्या होगी? वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है? टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर के लिए आपको इन सभी सटीक चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर पंजीकृत किए गए दस्तावेजों जैसे उपयोगिता बिल आप हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। अपोस्टिल के लिए एक अपवाद है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको हमें डाक द्वारा भेजना होगा या फिर स्वयं आकर मूल वेट इंक से हस्ताक्षरित उपयोगिता बिल की प्रमाणित प्रति शपथ पत्र के साथ जमा करनी होगी। शपथ पत्र की फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। आपको मूल शपथ पत्र के साथ हमारे ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में वास्तविक उपयोगिता बिल की फोटोकॉपी जमा करनी होगी। दूसरा, सभी गैर दर्ज योग्य दस्तावेजों पर टेक्सास के नोटरी द्वारा उचित वेट इंक से नोटराइजेशन होना चाहिए। आप किसी अन्य राज्य के नोटरी का उपयोग नहीं कर सकते, केवल टेक्सास के नोटरी का उपयोग करें। फिर आपको वकील को या नोटरी को दस्तावेज के साथ यह टेक्सास नोटरी, जोरर या स्वीकृति पाठ संलग्न करना होगा, जैसा यहाँ दिखाया है। उसकी प्रमाणित प्रति पर। तो एक यूटिलिटी बिल पर, और जब हम यूटिलिटी बिल कहते हैं तो इसका मतलब मूल रूप से किसी भी प्रकार की यूटिलिटी होती है। तो वह नेचुरल गैस, बिजली का बिल, प्रोपेन बिल, सोलर बिल, केबल बिल, इंटरनेट बिल, पानी का बिल, कचरा बिल, सेप्टिक, सीवर या ऊर्जा बिल हो सकता है। मूल रूप से किसी भी प्रकार की यूटिलिटी जो भी आपके पास है वह इसमें शामिल है, और आपको करना यह है कि उसकी एक फोटोकॉपी बनानी होगी। ये काले, सफेद या रंगीन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह देश अपोस्टिल के लिए जब तक विशेष रूप से न कहा जाए, यूटिलिटी बिल काले और सफ़ेद या रंगीन दोनों ही चलेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे सुरक्षा के लिए आप रंगीन कॉपी ही बनवाएं, क्योंकि रंगीन कॉपी तो हमेशा ही स्वीकार कर ली जाती है। तो आप चाहें तो आप जानते हैं, ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। टेक्सास के सचिव के लिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्लैक वाइट या कलर फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें बस इस बात की परवाह है कि नोटरीकरण सही हुआ है या नहीं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप यूटिलिटी बिल या उसकी कॉपी को सीधे नोटराइज नहीं करवा सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वह यह है कि उसकी कॉपी लें, बशर्ते आप, जो उस यूटिलिटी बिल के संरक्षक हैं, एक प्रमाणित कॉपी एफिडेविट बनाएं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का तरीका यह है कि आपको यह प्रमाणित कॉपी एफिडेविट बनानी होती है, और हमने आपके लिए इसका टेम्पलेट पहले ही तैयार कर दिया है। आप बस इसे यहीं से ले लें। आप उस टेक्स्ट को वहीं से लें, उसे कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर पेस्ट करें और फिर उसे प्रिंट कर लें। या और आसान तरीका, यहीं इस पीडीएफ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करें और जो भी टेक्स्ट आपको हाइलाइटेड दिख रहा है वे उसे डाउनलोड कर लेंगे। अब आपको बस इतना करना है कि उस पीडीएफ या प्रिंटआउट को टेक्सास के किसी भी नोटरी के पास ले जाएं, और फिर आपको इसे अपनी यूटिलिटी बिल की फोटोकॉपी के साथ भरना है। और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपकी यूटिलिटी बिल की सभी पेज हों, सिर्फ पहला पेज नहीं, खासकर अगर वे नंबर किए गए हैं। तो सचिव कहते हैं, अगर यह एक नंबर किया हुआ दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए पेज 1, पेज 2, पेज 3, अगर आप केवल 1 या 2 पेज शामिल करते हैं, सभी 3 नहीं, तो वे इसे अस्वीकार कर देंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बाकी पेज पर क्या है। अगर ये नंबर किया हुआ है, यानी अगर पेज के नीचे या ऊपर नंबर है, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी पेज शामिल हों। वैसे तो यूटिलिटी बिल आमतौर पर 1 या 2 पेज के ही होते हैं, इसलिए बस ये सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसा कर लें। और फिर आपको यहाँ संरक्षक के रूप में अपना नाम लिखना है, और आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना नाम लिखें, हस्ताक्षर न करें। ये आपके यूटिलिटी बिल पर है, इसलिए यदि आपके यूटिलिटी बिल पर जॉन डी लिखा है, डो या जॉन जैक्सन डो, ठीक उसी तरह आपको यहाँ अपना नाम लिखना है, और आप ही यूटिलिटी बिल धारक का नाम है जो यहाँ लिखा जाएगा। वह आप हैं, ठीक है? और फिर आपको यहाँ अपना नाम साइन करना है, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। जब नोटरी इसे नोटराइज करेगा, तो वो आपका नाम प्रिंट करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, वो आपका नाम ठीक यहाँ प्रिंट करेगा। वो लोग अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। नोटरी यहाँ अपना नाम प्रिंट करेगा। दस्तावेज रिजेक्ट होने की स्थिति में आपको दोबारा भुगतान करना होगा। हम यहाँ यूटिलिटी धारक का नाम प्रिंट करने के लिए लिखते हैं, फिर भी नोटरी इसमें गलती कर देता है। तो बस सुनिश्चित कर लें वे आपका नाम प्रिंट करें, कोई सिग्नेचर नहीं। वे वहाँ आपका नाम प्रिंट करें, फिर नोटरी उसके नीचे साइन करे और आप ऊपर साइन करें। आप टेक्सास ई नोटरी इस्तेमाल करें, जिसे रिमोट नोटरी भी कहते हैं, दस्तावेज नोटराइज करने हेतु। ये जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा संभव है। अगर आप फिलहाल टेक्सास या अमेरिका में नहीं रह रहे हैं, तो अपना साइन और नोटराइज डॉक्यूमेंट हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड करके हमें भेज सकते हैं। इससे आपको कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ दिए गए 3 तरीकों में से किसी एक से उस पेज पर जा सकते हैं।
आप यहाँ उस पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके खोल सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म भरना होगा, फिर उसे प्रिंट करना होगा और एक प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें ड्रॉप ऑफ या मेल करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में आपकी पसंद के किसी भी व्यक्ति को वापस मेल कर सकें। और फिर से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं और ई नोटराइजेशन का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको बस हमारे संपर्क पेज पर जाना है और 3 दस्तावेज़ अपलोड करने हैं। आप अपनी यूटिलिटी बिल की ई नोटराइजेशन की पीडीएफ कॉपी अपलोड करते हैं। आप fedex.com या UPS.com पर बनाया गया अपना प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ अपलोड करते हैं। और तीसरा, आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ अपलोड करते हैं। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं, तो अपने कंप्यूटर पर प्रिंट पर क्लिक करने और प्रिंटर से हार्ड कॉपी निकालने के बजाय अपने कंप्यूटर की प्रिंटर सेटिंग्स में आपको ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करना होगा। जो वह पूछेगा, वह कहेगा सेव एज पीडीएफ। वह पेज प्रिंट होकर पीडीएफ में सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद आप इसे हमारे ऑर्डर फॉर्म या संपर्क पेज पर अपलोड कर सकते हैं और फिर हमें ईमेल कर दें। आपको कुछ भी डाक से भेजने, गाड़ी चलाने, उड़ान भरने या घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में कहीं से भी इसे करें। बस टेक्सास नोटरी को दिखाने के लिए वैध आईडी हो तो ई नोटराइजेशन संभव है। ये तरीका चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप, दुनिया में कहीं से भी काम करता है। आप कहीं भी हों, इसे कर सकते हैं। ये बेहद आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं बताऊंगा कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम उन्हें वापस कैसे भेजेंगे। तो भेजने और वापसी की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल बनाना और आपको क्या करना है, ये सब मैं समझाऊंगा। ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज ले रहे हैं या फिर तीनों। अगर आप किसी नॉन हैक देश के लिए जा रहे हैं, तो आपको कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या अटेस्टेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस स्तर पर, विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। सबसे आसान तरीका जो हम सबको सुझाते हैं, वह है कि आप दस्तावेज ओवरनाइट भेजें या दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं, तो आप दस्तावेज खुद भी दे सकते हैं। ये प्रक्रिया नहीं समझाता जिसे हम तीसरे चरण में बताते हैं, चाहे मेल हो या व्यक्तिगत जमा, ये उसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस से तुरंत अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाशिंगटन डी डॉसी विभाग या संबंधित दूतावासों में होते हैं और हम ये प्रक्रिया संभालते हैं। हमारे डीसी कार्यालय में सभी वैधता प्रक्रियाएं होती हैं और डीसी में स्थित सभी विदेशी दूतावासों में, जहां विश्व के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे अविश्वसनीय हैं, उन्हें न बढ़ते। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही हमें उन्हें वापस मेल करने के लिए कहें, क्योंकि आमतौर पर इनकी ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स की सलाह देते हैं, लेकिन आप यूपीएस का उपयोग भी कर सकते हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में डीएचएल लोकप्रिय है, पर फिर भी सबसे भरोसेमंद विकल्प कौन सा है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम 10,000 दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं। अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचे, वो है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज न तो खराब हों और न ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप अमेरिका में दस्तावेज भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम अपने D.C कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन, टेक्सास से। ये टेक्सास के बीचों बीच है। जितना दूर आप जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन DC तक। हमें अपने डीसी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। कार्यालय, अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें तो भी समय वही रहता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो ये $40 से भी ज़्यादा है। ये $20 से भी ज़्यादा है, लगभग $23, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में फेडेक्स बहुत सस्ता है। अगर आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेज रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग वास्तव में ध्यान नहीं देते। ये केवल तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं। और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो है, वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको उस प्रक्रिया से गुजारेगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि आप fedex.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं।
या यूप्स.com पर दुनिया में कहीं से भी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं या आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे आपको देते हैं, उसे ईमेल भी कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है। आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जीएफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल बनाते समय देते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करें। ये वीडियो और स्क्रीनशॉट से समझाएंगे कि यह प्रोसेस कहीं से भी कैसे करनी है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर जिसे कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं वह बनाना होगा। रसीद बनानी होती है जो आपको करनी पड़ती है। आप इन लिंक्स पे क्लिक करें। फेडेक्स के लिए ये वाला और यूपीएस के लिए ये। हमारे पास पहले से भरा टेम्पलेट है जिसे आपको बस पूरा करना है और फिर उस पर अपना नाम और तारीख लिखें और तारीख डाल दें। बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। ये देश पर निर्भर करता है। आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे करवा लेते हैं ताकि आप तैयार रहें। खासकर जब आप अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज भेज रहे हों। उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। उन्हें फेडेक्स की ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर अन्य देशों में कस्टम्स से गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास वह दस्तावेज हो। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहराता हूँ। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कोई भी जानकारी अपने शिपिंग पर नहीं डाल सकते जब हम इसे भेज रहे हों। अब आपकी बारी। ये आपके पास भेजने की शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज़ का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को। जहाँ भी आप चाहते हैं कि हम भेजें, आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं। इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा और हमें सच में उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का, जो हमारा नहीं है। इसीलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं भेजेंगे। इसे ऐसे समझें जैसे आप लिफाफे के कोने पर अपना पता लिखते हैं। आप प्रेषक का पता डालते हैं, मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वह गलत है, जहां डाकघर डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वह डाक आपको वापस लौटा देंगे। यही हम आपसे मांग रहे हैं। आप उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप हमारी जानकारी उस पर नहीं डाल सकते। फिर से कह रहा हूँ, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं, भेजने और पाने वाले में अपना पता लिखें। मान लीजिए आप इसे यूरोप वापस भेजना चाहते हैं और आपके दोस्त या परिवार के सदस्य अमेरिका में हैं। आप उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केवल तभी होता है जब आपकी डाक वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए एक पता चाहिए, या कस्टम्स के लिए एक पता ज़रूरी है ताकि शुल्क न चुकाने पर वे बिल भेज सकें। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है और यहाँ आप इस पर क्लिक करें। हम इसका मतलब और इसे कैसे करना है समझाएंगे। फेडेक्स या यूपीएस पर ऑनलाइन करते समय वे पूछेंगे कि यह कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं दे सकते। यह आसान है और लोग इसे रोज़ करते हैं। लोग कहते हैं मुमकिन नहीं, पर आप कर सकते हैं। बस तरीका गलत है। हमें फॉलो करें और ऑनलाइन आएं। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर वहाँ उन्हें खुद पता नहीं होता। आप इसे बस ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर एक देश से ये काम करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और भुगतान भी आप ही कर रहे हैं। हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम बता देंगे कि नया शिपिंग लेबल चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, नाम और फ़ोन नंबर है तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर ये खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भेजा जा रहा है तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दबाजी में हैं और आपको ये दस्तावेज़ जल्दी चाहिए तो देरी हो सकती है। शायद हमें नया लेबल भेजने और आपसे संपर्क करने में कुछ दिन लगें। इसलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। फिर से बता रहा हूँ, बहुत आसान है। फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, आप हमें दस्तावेज़ खुद दे सकते हैं। साथ ही एक प्रीपेड शिपिंग लेबल दें ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप इन्हें डाक के बजाय खुद जमा करें, पर हम इन्हें डाक से ही लौटाएँगे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाते हैं और अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं। हमारी शानदार जगहों पर आकर आप दस्तावेज़ जमा करते हैं। फिर उसी दिन या अगले 1-2 दिनों में, जैसा हम तीसरे चरण में देखेंगे, विदेश मंत्री इन्हें जारी कर देते हैं। या फिर संघीय सरकार
या फिर दूतावास को, फिर हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊंगा, और यदि आप हमें दस्तावेज़ों को औपचारिक रूप से सौंपने जा रहे हैं, तो हमारी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने की अंतिम समय सीमा आज 30 नवंबर 2025 तक की है। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले हमारे ऑनलाइन ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। आपको यहाँ नीचे यहीं क्लिक करना है, इस पर। इस पर क्लिक करने से आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे, और यही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। और वहाँ एक और वीडियो भी है जो आपको बताएगा कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी देगा। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, आप हमारे ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, हमें भेजते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देने जा रहे हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती, और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करने जा रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ही ह्यूस्टन, न ही डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लाना होगा। और अब मैं इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हमारे कटोनफ समय हैं। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज़ दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार, बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है और वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को वे बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते बुधवार को भी वे बंद थे, थैंक्सगिविंग से पहले, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे को भी वे बंद रहते हैं, वो भी कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद रहते हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन के लिए बंद हैं, और क्रिसमस के लिए भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव के दिन बंद रहने की घोषणा की है, जो संघीय अवकाश नहीं है। जब वे बंद होते हैं, हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। कृपया टर्न अराउंड समय के बारे में सुनिश्चित कर लें। कोई भी कंपनी तब तक दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। मैं बस ये पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य में दाखिल करने की निश्चित रूप से गारंटी देते हैं। हालांकि उनके टर्न अराउंड समय के अनुसार वे बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता कि प्रोसेसिंग कितनी तेज़ होगी अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे दिसंबर 2025 में ये बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 में देख रहे हैं या 2027 में, तो इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं, उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर लिखा है, यही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर तक मिल जाते हैं सेंट्रल समय के अनुसार, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपके दस्तावेज को उस दिन दोपहर तक या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन उसे फाइल करेंगे, और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें, और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हम आपके दस्तावेज सोमवार को दोपहर तक या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय से पहले प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकते हैं, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये है आपका, यही है आदर्श रूप में अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर बाद सेंट्रल टाइम के अनुसार मिलता है, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये दोपहर में यूपीएस फेडेक्स से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2 से 5 बजे के बीच छोड़ते हैं। हमारे पास लोग होते हैं जो ठीक 5 बजे से पहले भी छोड़ जाते हैं। अगर आप सोमवार को छोड़ते हैं, तो हम इसे अगले दिन ही फाइल कर पाएंगे। हम इसे अगले कार्य दिवस में फाइल करेंगे।
और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे ले सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से बिल्कुल सबसे खराब स्थिति में, जब तक ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण ना हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं, तो ये गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को आपको वापस भेजा जा सकता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे ऑस्टिन कार्यालय में दस्तावेज जमा कर रहे हैं, तो डाक से भेजने के बजाय खुद आना प्रक्रिया को तेज नहीं करता। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिलें या डाक से, दोपहर से पहले या बाद में, टर्न अराउंड समय एक जैसा ही रहेगा। लेकिन बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते। बिना संपर्क किए वे सीधे आ जाते हैं और उसी दिन काम की उम्मीद करते हैं। पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में है। वे तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करना है, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑनस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कैसे करना है। ठीक है। और ये कीमतें आज की तारीख की हैं। ये कीमतें अगले साल 2026, 27 या 28 में जब भी आप ये वीडियो देखें, बदल सकती हैं। इसलिए इस वीडियो में कही गई बातों पर ना जाएं। यहाँ जो लिखा है उसी के अनुसार चलें। यहाँ जो लिखा है वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए, अगर आपको एक दस्तावेज को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो उसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक नहीं लिखना है, या मनी ऑन ऑर्डर या कैशियर का चेक। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आप हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजते हैं, हमारे अपने फॉर्म होते हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। ये सिर्फ $25 है बिना टैक्स के। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको इतना ही देना है। और अगर दस्तावेज एक से अधिक हैं तो इसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के $95 और 2 के लिए दाम अलग हैं, और ये एक ही समय पर है। ये 170 है, 3 के लिए 245, और ऐसे ही आगे। तो ये है वर्तमान मूल्य सूची। और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टल्स के लिए। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए है और टेक्सास के दस्तावेज। इसलिए टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था, शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।